तो जी एक और क्वेश्चन। तो जी एक और सवाल हम देखते हैं ऑटम 20 की अटेम्प्ट का। टैक्सिला लिमिटेड रिक्वायरमेंट इसकी देखते हैं। कहता है प्रिपेयर टैक्सिला लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। 30 जून 2020 के लिए हमने क्या करनी है, इसकी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS, जो रेलिवेंट IFRS है उसके मुताबिक। सवाल देखते हैं। कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टैक्सिला लिमिटेड एज ऑन 30 जून 2020 इज़ एज फॉलो। एसेट्स हैं, पीपीई है, मतलब पीपीई का ओपनिंग बैलेंस ये है, क्लोजिंग बैलेंस ये है। तो बज़ाहिर मुझे कुछ में कुछ इंक्रीज़ नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब पीपीई में कोई ना कोई वर्किंग इसकी लाजमी इन्वॉल्व होगी, उसको देखेंगे हम। उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अगर आप गौर करें तो इंक्रीज़ है। अब इसमें इंक्रीज़ कैसे है, इसके ऊपर हमने फाइंड आउट करना है कि ये फेयर वैल्यू इंक्रीज़ है या किस तरह का इंक्रीज़ है, वो देखेंगे। फिर इन्वेंट्रीज़ हैं, फिर रिसीवेबल्स हैं, फिर प्रीपेमेंट्स हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ओपनिंग, क्लोजिंग, कैश एंड कैश बैलेंसेस। इसके ऊपर हम स्टार्ट करते हैं। हम जाकर फाइंड आउट करेंगे क्या ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह जो हैं ये हमारी कैश एंड कैश इक्वलेंट वाली है, क्या इसके बारे में इसने कोई डिटेल्स वगैरह हमें गिवन की हुई हैं, या ये जो तमाम चीज़ें होंगी वो हम यहाँ पे फिर डिस्कस करेंगे। फिर कहता है शेयर कैप, अगर हम इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर कैपिटल है इंक्रीज नज़र आ रहा है, प्रीमियम में इंक्रीज नज़र आ रहा है, रिटेन्ड अर्निंग का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, रीवैल्यूएशन सरप्लस है, लॉन्ग टर्म लोन्स हैं हमारे पास, ट्रेड एंड अदर पेएबल्स हैं हमारे पास, एंड करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन है। तो ये जो दो चीज़ें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, या आप लोगों को अक्सर कंफ्यूज करती रहती हैं कि करंट और नॉन करंट पोर्शन को हमने किस तरह से लेकर चलना है। तो इसका बेहतर तरीका जो सबसे अप्रोप्रिएट है कि आप दोनों का कंबाइंड अकाउंट बना के लेके चलें। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कहता है इक्विपमेंट हैविंग फेयर वैल्यू ऑफ ₹240 मिलियन वाज एक्वायर्ड बाय इशूइंग 2 मिलियन शेयर्स। क्या आपने 2 मिलियन शेयर्स इशू किए थे और उसकी मदद से आपने 240 मिलियन की इक्विपमेंट हासिल की है। तो इशुएंस ऑफ शेयर्स के ऊपर फिर जो होगा हम वो देखेंगे कि कितने शेयर्स और क्या वैल्यू, क्या इंक्रीज या डिक्रीज हमारा कैपिटल में आ रहा है, वो देख लेंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है एज अ रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन कैरिड आउट ऑन 30 जून 2020 पीपीई वाज इंक्रीज बाय 80 मिलियन। 30 जून 2020 को हमने रिवैल्यूएशन की, हमारी पीपीई 80 मिलियन से इंक्रीज़ होगी, ऑफ विच 35 मिलियन वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसमें से 35 मिलियन जो है था वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर दिया। लाइक ये इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का इसने हमें इम्पैक्ट बताने की कोशिश की है। तो अगर देखा जाए मेरे पास यहाँ पे रिवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट है तो हम इसकी वर्किंग करके भी निकाल सकते हैं चीज़ें। उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर फुली डेप्रिशिएटेड आइटम ऑफ पीपीई कॉस्टिंग ₹36 मिलियन वो सॉल्ड फॉर ₹8 मिलियन, जिसकी कॉस्ट 36 मिलियन थी, वो 8 मिलियन की बेची है, ऑफ विच ₹3 मिलियन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, और इसमें से अभी तक हमें 3 मिलियन नहीं मिले। तो ये चीज़ हमें देखनी है, इसकी फिर जो कॉस्ट में वो होगी वो देखेंगे। अगर आप देखें यहाँ पे ये पीपीई है, इसके यहाँ पे हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं गिवन किया गया, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन इसमें वाइटल रोल प्ले करेगी डिस्पोजल की, कि जो डिस्पोजल है हमारा वो किस वर्थ पे या वो किस वैल्यू पे हुआ था। उसके लिए हमें मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ ऐसी वर्किंग करनी पड़ेगी जो हमें बताए कि हमारा डिस्पोजल किस वैल्यू पे हुआ था, या जो डिस्पोजल की जो कैरिंग वैल्यू थी वो क्या थी, हम वो फाइंड आउट कर लेंगे। पॉइंट नंबर 4 पे डिप्रिसिएशन ऑन पीपीई फॉर द ईयर अमाउंटेड ₹290 मिलियन। 290 मिलियन की हमारी पीपीई है। फर्दर कहते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वॉज एक्वायर्ड फॉर ₹180 मिलियन। 180 मिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ली थी। टीएल अप्लाइज कॉस्ट मॉडल फॉर सब्सिक्वेंट मेजर ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। उसने कह रही है मैं अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए कॉस्ट मॉडल लेके चलूँगा। हमने कहा ठीक है। फर्दर उसने क्या फाइनेंशियल चार्जेस हैं जो हैं हमारे 45 मिलियन के हैं। ट्रेड एंड अदर पेबल्स इंक्लूड एक्रूड फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ ₹12 एंड 17 मिलियन, कि ये जो हमारे पास पेबल्स आ रहे हैं इसके अंदर फाइनेंशियल चार्जेस ओपनिंग क्लोजिंग शामिल है, तो हम वो एक्सक्लूड करेंगे। उसने कहा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अमाउंटेड टू ₹35 मिलियन आर रेडिबली कन्वर्टेबल टू कैश, और इस साल की जो क्लोजिंग है वो 35 मिलियन है जो हमारी रेडिबल कन्वर्टेबल टू कैश थी, जो हमारे पास कैश में आ सकती थी। और जो हमारे पास ओपनिंग उसने बताई है, उसने जो ओपनिंग की हमारे पास जो थी वो 20 की थी, उसको हम लेके चलेंगे। तो इसका मतलब
ये जो इसने बैलेंसेस गिवन की हैं, उसने इसकी डिटेल गिवन की, जो इसने डिटेल गिवन की है हम उसको इसके मुताबिक ले कर फर्दर इन्वेस्टमेंट इनकम फॉर द ईयर जो है वो इसे कितनी है, 6 मिलियन की है। 6 मिलियन की इसकी इन्वेस्टमेंट इनकम आई है इस साल की। तो ये था जी हमारा सवाल। अब इसमें एक चीज़ गौर करने वाली है कि इस सवाल में हमारे पास प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं गिवन कि हम किस तरह से प्रॉफिट की कैलकुलेशन करेंगे, उसके बारे में उसने हमें कख भी नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया। इसलिए इसका मतलब यहाँ पे गेम असली शुरू होगी हमारी प्रॉफिट फाइंड आउट करना कि भाई साहब प्रॉफिट जो है उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाए। तो अगर हम वही जो रवायती तरीक़ेकार है अगर हम वही लेकर चलें तो उसके मुताबिक तो यही है कि जी हम तो स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फ़िगर से, और जब तक प्रॉफिट बिफोर टैक्स की फ़िगर नहीं होगी हम इसको नहीं लेके चल सकते। लेकिन वही जो हमारा पहले दिन से एक बिलीव है कि हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सब है चले, क्यों ना चुने हम वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। तो हमने अपना रास्ता तलाश करना है, बिकॉज हमने अपने मार्क्स सिक्योर करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स विद मिनिमम टाइम, और जिसमें ज़्यादा हमें खपना भी ना पड़े हम उसको सिक्योर करेंगे, और इसकी हम प्रैक्टिस वगैरह करते आ रहे हैं। तो हम नाम लिखते हैं जी, हमारे पास नाम आ जाएगा सबसे पहले टैक्सेला लिमिटेड, हम वो लिख लेते हैं। आ जाएगी जी इसकी स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2020। तो रवायती तरीक़ेकार से चलेंगे तो हम तो फिर प्रॉफिट निकालते हुए फंसते जाएंगे, बट हमने वो राह नहीं चलनी, हमने अपनी राह चुननी है। तो आप इसको शुरू कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख दें, ये आ जाएगा हमारे पास, आप हेडिंग दे दें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की हेडिंग दे दी है, रुपीज़ इन मिलियन है जो हमारा चल रहा है। अब मुझे पता ऑपरेटिंग के लिए प्रॉफिट का होना चाहिए, प्रॉफिट मेरे पास है नहीं, क्या करूँ मैं बताएं। तो बेहतर तरीका है कि हम जो हमने प्रोसेस सीख के आए हैं हम उससे चलें, हम मार्क्स सिक्योर करते हैं। हमारे पास फाइनेंसिंग है, हमारे पास इन्वेस्टिंग है, हम उसमें से अपने मार्क्स सिक्योर करते हैं, रेदर देन हम यहाँ पंगे लेके अपनी ज़िंदगी ख़राब करके बैठे रहें। तो लेफ़्ट पेज पे शुरू करें सवाल, ऑपरेटिंग लिखा है, ऑपरेटिंग लिख दिया आपने, जगह छोड़ दें। नेक्स्ट पेज मतलब राइट पेज पे मूव हो जाए। राइट पेज पे आप हेडिंग दे दें हमेशा स्टार्टिंग पे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, वही 2 कॉलम आ जाएंगे, रुपीज़ का और रुपीज़ का, ये आगे जी रुपीज़ इन मिलियन। यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़ देते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़, और वही 2 कॉलम चल रहे हैं। यहाँ पे भी हम थोड़ी जगह छोड़ देते हैं और फिर हम यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लिखते हैं, जिसमें शायद हमें एक आधा नंबर सिक्योर हो जाए। तो अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एट बिगिनिंग ऑफ ईयर या एट स्टार्ट ऑफ ईयर लिख लें आप, यहाँ पे लिख लें आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एंड ऑफ ईयर, ये 2 लिख लें आप। अब आप देखें जी इसकी हम अब देख लें क्या नहीं है। इसने देखा बताया कि ओपनिंग जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट थे वो 20 मिलियन के थे, और हमारे पास ओपनिंग कैश जो है हमारे वो 6 मिलियन के हैं। तो ओपनिंग हम लिख लेते हैं 20 और 6 26 मिलियन का हमारा क्या था, स्टार्ट ऑफ द ईयर पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था। यू कैन राइट डाउन इट एज 20 + 6। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ हमारी आ रही है अमाउंट, हम इसको यहाँ करके लिख लेते हैं 26 मिलियन। फिर हम क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देखते हैं, इसने हमें वो भी बताए हैं। इसने बताया कि क्लोजिंग हमारे पास बैलेंस है कैश का 24,
और यहाँ पे इसने बताया है 35, तो 24 जमा 35 इसको हम देख लेते हैं। 24 जमा 35 तो 59 इसका जवाब बनेगा। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो है हमारा वो 59 है। तो 59 इसमें से लेस करें आप 26, कितना बनता है 33। तो 33 का हमारा क्या आएगा, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आएगा फॉर द ईयर। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट फॉर द ईयर। अब देखिए इतना लिख दिया, थोड़े बहुत तो मार्क्स आ जाएंगे। अब फाइनेंसिंग पे बात करते हैं। फाइनेंसिंग में मेनली दो चीज़ें आनी, या तो लोन या शेयर्स। अब शेयर्स पे हमें थोड़ा बहुत अंदाज़ा हुआ सवाल पढ़ते हुए कि शेयर कैपिटल में चेंज आ रहा है, बट उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ हमने शेयर इशू किए जिसे हमने पीपी वगैरह परचेज़ किया है, तो शेयर इशू में कुछ ना कुछ तो पंगा है। तो हम यहाँ पे एक वर्किंग बना लेंगे, प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर इशू की, और आप वर्किंग 1 का रेफरेंस दे दें इसको। चलें अब हम वर्किंग 1 यहाँ पे साथ ही ड्रॉ कर लेते हैं, पैरेलल प्यारी प्यारी छोटी छोटी वर्किंग्स। ये है जी हमारे पास वर्किंग नंबर 1। अब देखिए हमने लेना है कंबाइंड अकाउंट, 800 और जमा 150, 950 का हमारे पास शेयर कैपिटल और प्रीमियम का ओपनिंग बैलेंस है, 1200 और 290 ये बनते हैं 1490 का हमारे पास क्या है, क्लोजिंग बैलेंस है शेयर कैपिटल का। फिर उसने कहा है कि हमने 2 मिलियन शेयर्स इशू किए 240 मिलियन के फॉर द पीपी। इसका मतलब 240 मिलियन का शेयर इशू एक हुआ है जो इसने हमें बताया है। हमने कहा ठीक है, हम वो ले लेंगे। उसके अलावा और तो इसने हमें कोई चीज़ नहीं बताई, तो हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे। हमें आ जाएगा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर, कि भाई कैश इनफ्लो कितना हुआ है 1490, यहाँ पे भी आ गया 1490। तो इसको देख लेते हैं हम, 1490 लेस 950 लेस 240, अराउंड 300 आ रहा है बैलेंसिंग फिगर। ये 300 है, ये हमने क्या किया होगा, ये मेरा कैश प्रोसीड्स हुआ होगा। बिकॉज पीपी का है, पीपी का सीन तो ये होता है कि आपने शेयर इशू कर दिया उस कंपनी को जिससे आपने प्लांट या पीपल वगैरह लिए, और उसके बदले में आपने शेयर्स ले लिए, मतलब वो वर्थ थी 240 मिलियन की पीपी की इक्विपमेंट की, उसके बदले में आपने शेयर इशू कर दिए। कैश इनफ्लो नहीं हुआ, इक्विपमेंट इनफ्लो हुआ है। बट ये 300 की अमाउंट क्या है, हमारी कैश इनफ्लो है फ्रॉम प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 300 का हमारे पास कैश इनफ्लो आ रहा है। हमने कहा ठीक है भाई, आसान चीज़ है, इसमें हमें क्या मसला है, हमने वो यहाँ पर लिख ली। तो एक फिगर हमारे पास ये भी आ गई। अब ज़रा दूसरा डेट फाइनेंसिंग है और लॉन्ग टर्म लोन्स की रीपेमेंट, ये चीज़ ही होती है। अब आप देखें लोन का ओपनिंग भी गिवन है और करंट पोर्शन भी हमें गिवन है, तो क्यों ना हम लोन की भी यहाँ भी वर्किंग कर लें और देख लें। बट एडजस्टमेंट्स में कोई लोन के रीपेमेंट का जिक्र है 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 एंड 0.7 में नहीं है। इसका मतलब लोन का अकाउंट बनाते हैं, अकाउंट से हम देखते हैं लोन की रीपेमेंट वगैरह है या नहीं। मैं अकाउंट विदाउट रेफरेंसेस बना रहा हूँ, बट आपने प्रॉपर रेफरेंसेस के साथ अकाउंट बनाने हैं। अब ओपनिंग बैलेंस ले लें 445 लॉन्ग टर्म लोन और उसका करंट पोर्शन 60, तो 445 प्लस 60 ये हो जाएगा इसका ओपनिंग बैलेंस। ये बनेगा हमारा 445 प्लस 60, 505 इसका आएगा ओपनिंग बैलेंस लोन का, लॉन्ग टर्म लोन का। और क्लोजिंग बैलेंस होगा 367 प्लस 78, 367 प्लस 78, 445। तो आप इसे क्लोज करें तो यहाँ पे हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी 505 लेस 445, 60। तो 60 की क्या है हमारी, ये लोन रीपे है। इतना लोन मैंने क्या किया है, मैंने लोन रिपे किया है, वापस हो गया, बिकॉज इसकी एंट्री क्या हुई होगी
लोन अकाउंट डेबिट हुआ होगा और हमने कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट किया होगा। तो 60 से हमारी लोन की रीपेमेंट है, विच मीन्स ये 60 मेरा क्या होगा, आउटफ्लो होगा। तो लेस कर दो, रीपेमेंट ऑफ लोन लेस हो गया। इसके अलावा तो कोई नहीं है, इसका सम कर लो, आपका नेट इनफ्लो या आउटफ्लो मिल जाएगा, जो बन रहा होगा हमारा गालिबन 240। ये जो 240 है ये मेरा क्या है, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। तो देखें, सवाल में प्रॉफिट का मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं मुझे पता क्या है क्या नहीं है, बट ये चीज़ मुझे पता थी, वो मैंने यहाँ पे निकाल ली। अब पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग भी कदरे आसान है, डाटा मेरे पास मौजूद होगा, डाटा की मदद से मैं ये चीज़ निकाल लूँगा। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इसने हमें एक चीज़ बताई थी यहाँ पे, पॉइंट नंबर 5, पहली सिंपल 180 मिलियन की आपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज की है। इसका मतलब भाई ये 180 मिलियन तो क्या है, हमारा कैश आउटफ्लो है। इसको लिख दो सुकून से, वर्किंग रिक्वायर है कोई नहीं, आप लिख दो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कितने की है, 180 की कैश आउटफ्लो। उसके बाद एक और इसने चीज़ हमें बताई है यहाँ पे, उसने कहा कि एक एसेट था वो आपने 8 मिलियन का बेचा, जिसमें से 3 मिलियन आपको अभी तक रिसीव नहीं हुए। इसका मतलब हमने तो देखनी नेट प्रोसीड्स कितनी है, तो आप इसकी प्रोसीड्स निकाल लें, प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल। देखो भाई, आपने 8 का बेचा है, 3 आपको अभी तक रिसीव ही नहीं हुआ, इसका मतलब आपका नेट इनफ्लो कितना है, 5 का है। तो ये हमारा आ गया। अब पीपी का अकाउंट सिर्फ हमारा रह गया है। अब पीपी का हम अकाउंट बना लेते हैं, ये और ये, इसके लिहाज से हमें क्या मिलेगा, पीपी का अकाउंट मिल जाएगा। तो पीपी का अकाउंट बनाते हैं और देखें क्या हमारा इंक्रीज एंड डिक्रीज आ रहा है पीपी का। देखें जी, पीपी का ब्रॉड डाउन बैलेंस हमें गिवन किया गया है, वो है ओपनिंग 1200, क्लोजिंग 1619। ओपनिंग 1200, क्लोजिंग जो है 1619। ये 2 बैलेंसेस हमें गिवन किए गए हैं। अब देखें, पहला पॉइंट था आपने शेयर इशू किए थे, जिससे आपने इक्विपमेंट लिया 240 का। तो यहाँ पे आ जाएगा 240 का इक्विपमेंट जो हमने परचेज़ किया है, 240 का इक्विपमेंट आ जाएगा। फिर उसने यहाँ पे कहा है कि हमने 80 मिलियन से क्या की है, रीवैल्यूएशन की है। तो ये क्या आ जाएगा मेरा, रीवैल्यूएशन सरप्लस आ जाएगा। उसके बाद इसने हमें बताया है कि डिप्रिसिएशन उसने कहा है पीपी जो है वो 290 मिलियन की है, 290 मिलियन की हमारे पास डिप्रिसिएशन आ रही है। तो वो भी हम यहाँ पे चार्ज कर लेंगे, डिप्रिसिएशन 290 मिलियन की। तो ओपनिंग बैलेंस हो गया, जो परचेज़ है रिटर्न का ये वो हो गया, सरप्लस हमारे पास आ गया, डेप्रिसिएशन आ गई। अब ये डिस्पोजल है, कॉस्ट उसकी गिवन की है, बट हमें तो यहाँ पे पता ही नहीं है इसकी कॉस्ट क्या है, या उसकी मतलब कॉस्ट गिवन की है, लेकिन चूँकि हम बना रहे हैं नेट बुक वैल्यू पे, हमें नेट बुक वैल्यू का अंदाज़ा नहीं है। तो मैं यहाँ पे यही अजम्पशन ले रहा हूँ कि ये जो नेट बुक वैल्यू है ये इसमें से एक्सक्लूडेड आ रही है, बिकॉज ये फुली अच्छा एक मिनट सॉरी, माई बैड उसने हमें बता दिया है कि फुली डेप्रिशिएटेड है, ख़त्म हो गई, हमने उसको डेप्रिशिएट कर दिया हुआ है। तो फुली डेप्रिशिएटेड आइटम जो है उसका फिर इसमें जो इम्पैक्ट वगैरह हमारा निकल गया होगा। वैसे हमारा फुली डेप्रिशिएट हो गया तो वो तो हमारे अकाउंट्स में रहा ही नहीं होगा, उसको तो हमने अकाउंट से निकाल ही देना होता है। तो 36 मिलियन का था, 36 का 36 डेप्रिशिएटेड था, तो सारा गेन है। तो इसका मतलब ये अमाउंट यहाँ पे आएगी ही नहीं, तो डिस्पोजल की अमाउंट यहाँ पे नहीं आएगी। एसेट हमारा ख़त्म हो चुका हुआ था, तो इसको हम सम कर लेते हैं, 1200 जमा 240 जमा 80, ये बनेगा 1520, ये भी आ जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए गौर से
तो यहाँ पे तो बैलेंस ज़्यादा बन रहा है, तो ये हम बैलेंस नहीं कर सकते, हम करेंगे 290 प्लस 1619, ये बनेगा 19,900, ये भी आ जाएगा 19,900, और इसमें से हम लेस करेंगे 15-20, तो गालिबन 389 आएगा। ये आएगा 389 बैलेंसिंग फिगर। और ये क्या होगा, हमने जो नया एसेट परचेज की है उसका आउटफ्लो हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो ये 389 आ जाएगा हमारा एसेट्स परचेज के नाम से, कि परचेज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 389 के हवाले से आ जाएगा। तो इसको हम क्लोज करेंगे तो हमें चीज़ें मिल जाएंगी जो हमारी आ रही हैं। 180 माइनस 5 ये हो गया, प्लस 389, गालिबन 564 का हमारा क्या होगा, नेट कैश आउटफ्लो होगा। ये हमारा कैश आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, वो पूरा लिखना है आपने, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए मैं इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ। चलिए ये मेरे पास आ गया। तो 2 एक्टिविटीज़ और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो गया। अब अभी तक मेरे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी पड़ी हुई है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में मेरे पास जो सबसे मेन मसला है इस सवाल में, मेरे पास प्रॉफिट नहीं है। चलें इसमें टेंशन वाली बात क्या है, प्रॉफिट अगर नहीं भी है तो इस पर टेंशन वाली बात क्या है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं जी प्रॉफिट बिफोर टैक्स की लिख लेते हैं। नहीं पता, एडजस्टमेंट्स पता है मुझे क्या है, क्या ऐड बैक करना है, क्या लेस करना है, मुझे ये पता है। तो वो जो चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे एडजस्टमेंट्स वगैरह सारी कर लेते हैं, एंड में हम प्रॉफिट अपना फाइंड आउट कर लेंगे। बिकॉज प्रॉफिट में मुझे अभी भी लग रहा है रिटेन अर्निंग से वर्किंग निकालनी है, तो माइट बी इट वुड बी डिफ़िकल्ट। तो अभी तक अगर मैं जिस अप्रोच से करवा रहा हूँ, ये मेरी एग्ज़ाम में इस सवाल तो करने की अप्रोच होगी। अगर मैं पेपर में बैठा हूँ, मैंने 19-20 नंबर का सवाल करना है और मुझे प्रॉफिट कहीं सवाल पर नज़र नहीं आ रहा, तो मैं प्रॉफिट पर दिमाग नहीं अपना कर पाऊँगा कि यार ये प्रॉफिट तो है नहीं, मैं कैसे करूँ कैसे ना करूँ। बात वही है, हम क्यों चले उस राह पर जिस राह पर सब हैं चलें, क्यों ना चुने हम वो रास्ता जिस पे कोई नहीं, मतलब कोई भी तक नहीं गया। तो हमने वो चीज़ करनी है। मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ, मैं कभी भी प्रॉफिट में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ये वो स्किल्स हैं जो आपको सीखनी है अगर आपने सीए के पेपर्स पहले अटैम्प्ट में पास करनी है, कि प्रॉफिट या इस तरह की फिगर्स जो आपको लग रही हैं जिससे सवाल ही शुरू नहीं हो सकता जिस फिगर के बगैर, उस पर टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने सवाल अपना आधा ख़त्म कर लिया है और स्टिल मेरे पास प्रॉफिट की फिगर नहीं है। अभी भी प्रॉफिट की फिगर मेरे पास नहीं है और मैंने नहीं निकाल दी, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। मैंने एडजस्टमेंट्स करनी है, एडजस्टमेंट्स करने के बाद मैं कहूँगा हाँ भाई फिगर मेरी क्या है क्या नहीं है। तो एडजस्टमेंट्स में आते हैं, सबसे पहले हम आ जाएंगे डेप्रिसिएशन की। अब डेप्रिसिएशन हमें उसने फॉर द गिवन की है, जिसने 290 मिलियन की फॉर द डेप्रिसिएशन गिवन की है, लिख लो। उसके अलावा अगर मैं देखा जाए तो मेरे पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी परचेज भी की है, उसने कहा कॉस्ट मॉडल पे चलेगी। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फिर डेप्रिशिएट हो रही होगी उसकी लाइफ के ऊपर, तो हम उसको भी देख लेंगे। हमारे पास ओपनिंग वैल्यू है, हमारे पास क्लोजिंग वैल्यू है। 180 की हमने क्या की है, परचेजिंग की है। 120 इसकी ओपनिंग वैल्यू है और क्लोजिंग वैल्यू कितनी है इसकी, 290। आप क्लोज करें, ये बनेगा 300, ये बनेगा 300, यहाँ पे 10 आ रहा है बैलेंस फिगर। ये है जी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन। तो देखें दूसरी भी हम एडजस्टमेंट ऐड कर देंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की डेप्रिसिएशन। उसके बाद इसने कहा कि 8 मिलियन की हमने एक वो प्रॉपर्टी बेची है जिसके ऊपर मुझे गेन हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। उसने पीपी जो बेचा है 8 मिलियन का, उसने 8 के 8 मिलियन को गेन शो किया हुआ था। जब हमने उसका वहाँ पे इस एक्टिविटी में जब हम कैलकुलेट कर रहे थे, जब हमने उसका नेट प्रोसीड्स ले ली हैं, हम उसका इन्फ्लो ले चुके हैं, तो मुझे यहाँ पे गेन शो नहीं करना चाहिए। बिकॉज एक एडजस्टमेंट का एक ही ट्रीटमेंट होता है। तो गेन ऑन डिस्पोजल जो है वो 8 मिलियन का ही है, बिकॉज फुली डेप्रिशिएटेड आइटम थी, आइटम ख़त्म हो चुकी हुई थी, तो जितने की बेची वो सारे का सारा गेन है। बट चूंकि हम उसका कैश फ्लो रेलेवेंट एक्टिविटी में शो कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे उसको लेस करवा रहा हूँ। उसके बाद रीवैल्यूएशन, वो देखते हैं अभी वर्किंग। यहाँ भी हमने चीज़ पढ़ी थी, फाइनेंशियल चार्जेस फॉर द ईयर है 45 मिलियन के। इंटरेस्ट एक्सपेंस गिवन है,
तो भाई ये भी तो हमने ऐड बैक करना होता है। इंटरेस्ट एक्सपेंस 45 मिलियन का, ये भी तो हमने ऐड बैक करना है, ऐड बैक कर देंगे। अब ज़रा रीवैल्यूएशन की वर्किंग करते हैं कि रीवैल्यूएशन में हमने कितना पंगा लिया, कितना पंगा नहीं लिया, ज़रा उसकी हम वर्किंग कर लेते हैं। मेरे पास जी ओपनिंग है 200 और क्लोजिंग है 215 का। हम रीवैल्यूएशन सरप्लस का अकाउंट बना लेते हैं। मेरे पास ओपनिंग है 200 का और क्लोजिंग है मेरे पास कितना 215 का। ये आ गया हमारे पास। उसने फिर कहा है चले ये हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें ये अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। यू नो वाई? बिकॉज उसने यहाँ पे खुद ही हमें बता दिया कि हमने रीवैल्यूएशन 80 मिलियन की है, जिसमें से 35 मिलियन जो है वो हमने क्रेडिट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। मतलब हमने उसको अपने प्रॉफिट इनकम का पार्ट बनाया 35 मिलियन को। तो वो जो हमने रीवैल्यूएशन गेन जो अपनी इनकम स्टेटमेंट में शो किया हुआ है वो हम यहाँ पे लेस करवा देंगे 35 मिलियन का। तो अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम उस चीज़ को ध्यान से पढ़ लें तो उसने हमें ये चीज़ बताई हुई है कि रीवैल्यूएशन गेन मेरा इतना है। तो ये एडजस्टमेंट्स करेंगे, मेरे पास आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल चेंज होने से पहले का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेरे पास आ जाएगा। वैल्यू की अभी हमने फाइंड आउट नहीं की। तो ये एडजस्टमेंट थी। देखें डेप्रिसिएशन ऐड बैक हुई, इसकी ऐड बैक की, गेन ऑन डिस्पोजल वहाँ पे ऑलरेडी इनकम में एडिड था, तो चूँकि जो हमारा प्रॉफिट होगा उसमें ऐड हो गया आया होगा, तो इसको हमने लेस कर दिया बिकॉज इसका रेलेवेंट कैश फ्लो हमने लिख लिया होगा। फिर रीवैल्यूएशन गेन उसने हमें खुद ही बताया कि 80 की रीवैल्यूएशन की है, 35 जो है था वो हमने क्रेडिट कर दिया था अपनी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। जो 35 मिलियन था वो हमने यहाँ पे लेस कर दिया। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी हमने क्या कर दिया यहाँ पे लेस कर ऐड बैक करवा दिया। अब हम यहाँ पे चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इसका भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। अब आप गौर से देखते हैं, ये हमारे पास वर्किंग कैपिटल पहले जाते हैं एसेट्स की तरफ, फिर बाद में जाएंगे हम लाइबिलिटीज़ की तरफ। देखें जी, इन्वेंट्रीज 180 से 205 की होगी। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितने से है? 25 से। अगर हमारे एसेट्स में इंक्रीज़ हो तो वो हम लेस करते हैं। अब प्री पेमेंट्स देखते हैं, प्री पेमेंट्स एंड रिसीवेबल 20 से 14 पे चले गए हैं। ये क्या है? डिक्रीज़ है। डिक्रीज़ जो है वो हमारा क्या होता है, यहाँ पर लेस हो रहा होता है। लेकिन ये जो है ना डिक्रीज़ इन प्री पेमेंट 80 वाला, इसमें से एक चीज़ हमने लेस करनी है बिकॉज ये क्लोजिंग है ना 14 मिलियन वाले, इसमें 3 मिलियन हमने वो भी शामिल किए हुए हैं जो हमें अभी तक उसके नहीं मिले। लाइक वो जो हमने डिस्पोज किया वो नहीं मिले, तो वो ज़रा हमें यहाँ पे एक्सक्लूड करने पड़ेंगे। लाइक 14 में हमने अदर रिसीवेबल शामिल किए हैं, 14 में वो अदर रिसीवेबल 3 के शामिल हैं, तो वो हम लेस करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 11। इस 11 को कंपेयर करेंगे 20 से, ओपनिंग 20 था, क्लोजिंग हमारे पास 11 बनता है। एक्चुअल में हमारा प्री पेमेंट कितने से डिक्रीज़ हुआ है? 9 से। तो ये क्या होगा, मेरा ऐड बैक हो जाएगा। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें हम, 291 ओपनिंग से, क्लोजिंग हो गया 342, तो 342 लेस 291 कितने का है? 51 का। इंक्रीज इन डेटर है, तो इंक्रीज इन डेटर हमारा क्या होता है? हमेशा लेस होता है। तो ये तो अभी 3 चीज़ें हमने फेस पे कर ली हैं, तो वो ज़रा हमें कैलकुलेट कर लेते हैं कि इन्वेंट्री में हमारा इंक्रीज़ आया था। हम लिख लेंगे इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री कितने का आया था? इन्वेंट्री थी 205 और 180, तो 205 लेस 180 कितने का आया हमारा इंक्रीज़? ये आया था हमारा 205 180, 25 का इंक्रीज इन इन्वेंट्री है, तो ये क्या होगा? इंक्रीज हमारा लेस हो जाएगा। फिर से हमारे पास डिक्रीज इन प्री पेमेंट्स। अब देखें हमारे पास क्लोजिंग है था 14, इसमें से 3 एसेट वाले शामिल हैं, तो वो लेस करो। ओपनिंग था हमारे पास 20, तो ये करोगे तो या 9 से क्या है हमारा जो डेटर्स हैं वो प्री पेमेंट्स हैं वो कम हुई है, तो कम का मतलब है ये हमारे पास कैश इनफ्लो हो रहा है, तो ये ऐड हो जाएगी। उसके बाद था ट्रेड रिसीवेबल्स। और देखें ट्रेड रिसीवेबल्स हमारे पास क्लोजिंग है 342 के, ओपनिंग है 291 के। 342 लेस 291, ये हुआ था 51 का। 51 से इंक्रीज्ड है वो हम यहाँ पर लेस करवा देंगे, तो ये चीज़ होगी हमारी।
फिर हम चलते हैं लाइबिलिटीज़ की साइड पे। देखें जी, ट्रेड एंड ट्रेड पेएबल्स हमारे पास ये हैं, बट इसमें इसने बताया था कि इस ट्रेड एंड ट्रेड पेएबल्स में फाइनेंशियल चार्जेस शामिल है। 12 मिलियन ये और 17 मिलियन के ये हमारे पास शामिल हैं। तो इसको ज़रा हमने यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करना होगा ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में। तो आप इसका बेशक चाहें अकाउंट बना सकते हैं, आप वैसे वर्किंग करनी चाहें आप वैसे भी इसकी शॉर्ट वर्किंग कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास ओपनिंग पेएबल्स हैं 120 और मेरे पास क्लोजिंग पेएबल्स हैं 144। इसमें जो शामिल है 12 ये और 17 ये, तो इसमें से 12 लेस करें, इसमें से आप 17 लेस करें, तो आपके पास आ जाएगा नेट कितना आ रहा है। तो 120 माइनस 17 ये बनेगा 103, 144 माइनस 12 ये बनेगा 132, तो 132 लेस 103 29। अब 29 की लाइबिलिटी में इंक्रीज़ आ रहा है, तो इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी जो है वो हमारी ऐड होती है। इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी जो है हमारी ऐड होती है, वो क्या आ जाएगी 29 की। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स में भी ज़रा हम देखें तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी हमारी भाई एसेट्स होती हैं, लेकिन जो कन्वर्टेबल टू मनी है जिनकी मेजोरिटी कम है वो तो उसने हमें गिवन की हैं, और जो नॉन कन्वर्टेबल टू मनी है वो उसने हमें नहीं गिवन की। तो जो नॉन कन्वर्टेबल टू मनी है उसमें से हमने देखना है कितना इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आ रहा है। तो हमारे पास शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए, ओपनिंग 48 है, क्लोजिंग 60 है, आप इसका भी अकाउंट बना लें। ओपनिंग हमारे पास 48 है, क्लोजिंग हमारे पास 60 है। फिर जो रेडिली कन्वर्टेबल ओपनिंग की थी वो 20 थी और क्लोजिंग की 35 थी, तो यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ पे आ जाएगी 35, तो 48 माइनस 20 ये हुआ 28, 60 माइनस 35 ये हुआ 25। इसका मतलब 3 से जो है हमारी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिक्रीज़ हुई है। तो जो डिक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, डिक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट 3 से है तो वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी। उसके बाद जब इसको हम सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। उसके बाद हम यहाँ पे एक चीज़ लेस करेंगे, इंटरेस्ट पेड या टैक्स पेड। अब इंटरेस्ट पेड तो है, टैक्स का मुझे यहाँ पता ही नहीं है, तो इंटरेस्ट पेड की भी हम यहाँ पे चाहें तो वर्किंग बना सकते हैं। देखिए जी, इंटरेस्ट ओपनिंग था 17 मिलियन का, क्लोजिंग है 12 मिलियन का, तो छोटा सा अकाउंट बनाते हैं 17 12। फिर यहाँ पे इसने हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द ईयर दिया हुआ था, वो है 45 का, तो इसका क्लोज कर लें। 45 जमा 17 ये हुआ 62, लेस किया इसमें से 12, तो 50 का हमने यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया है, आप वो भी यहाँ पे लेस करवा दें 50 का। अब इस तमाम एडजस्टमेंट करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मिल जाएंगी। नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मिल जाएगी। प्रॉफिट मेरे पास नहीं है, इतना सवाल मैं पेपर में करके बैठ गया ना भाई। कितने नंबर है 17, आई वुड बी ईजिली एबल टू सिक्योर 14 मार्क्स ईजिली। सवाल कर लिया, बस एक फिगर मेरे पास नहीं है ऑपरेटिंग की, बाकी सब कुछ मैंने करके बताया हुआ है उसको। इवन दो मैं इनको कैलकुलेट करके भी बता सकता हूँ कि भाई कितना मेरा ऐड कितना लेस हो रहा है, तो मार्क्स मुझे मिल जाएंगे। ये अप्रोच चाहिए वो आप लोगों को पेपर पास करने के लिए। अब देखिए प्रॉफिट है वो निकलना है रिटेन्ड अर्निंग से, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग में सारी यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर की वर्किंग होती है। अब आप देखें ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग कितनी है, ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग है 90, क्लोजिंग कितनी है 260 की है, तो यहाँ ले लेंगे हम क्लोजिंग रिटेन्ड अर्निंग आ जाएगी हमारे पास 260 की, ओपनिंग आ जाएगी हमारे पास 90 की। चेक कर लें काउंटर वेरीफाई 90 एंड 260। अब इस रिटेन्ड अर्निंग में मूवमेंट क्या हो सकती है, डिविडेंड पेड वो यहाँ पे है नहीं, रिटेन्ड अर्निंग की मूवमेंट में और रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट रिकॉर्ड होती है। तो रीवैल्यूएशन सरप्लस की मूवमेंट हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेते हैं। हमने सरप्लस अकाउंट बनाने की कोशिश की थी, आई थिंक देख लें कहीं बनाया होगा कि मिटा दिए।
चलिए हम सरप्लस का अकाउंट बना देते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ चलेगा पता कि मैंने सरप्लस रिटेन अर्निंग में कितनी मूवमेंट की है। ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग है मेरे पास रिटेन अर्निंग्स 90 की, सॉरी ओपनिंग है मेरे पास 200 की, क्लोजिंग है मेरे पास 215 की। ओपनिंग 200, ये है 215 की। जो रिवैल्यूएशन सरप्लस फॉर द ईयर इसने हमें बताया है वो है 80 का, लिख लो। और जो इसने P&L को चार्ज कर दी है वो तो इसमें से हमने लेस कर दी होगी, तो वो हमारी यहाँ पे चली जाएगी। आप क्लोज कर लो इसको, 280 और इसमें आ जाएगा 280 लेस 215 लेस 35, तो 30 आ रहा है यहाँ पे हमारा फिगर। ये जो है ये सरप्लस से कम हुई है, ये कहाँ गई होगी, रिटेन्ड अर्निंग्स में गई होगी। तो जो ट्रांसफ़र फ्रॉम रीवैल्यूएशन सरप्लस है वो कितना होगा, 30 का हुआ होगा। अब देखो सरप्लस डेबिट हुआ, ये हमारा क्रेडिट हुआ, तो 30 यहाँ पे आ गया। ये सब क्लोज करें, इससे क्लोज कर लें, ये 260 आ गया, ये भी 260 आ गया। 260 में से हमने लेस करना है 90 और लेस करना है 30, 140 का प्रॉफिट जो है वो हमारा बनेगा, और दिस प्रॉफिट वुड बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो भाई ये लो, मुझे इस प्रॉफिट की तलाश थी, वो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 140 का। अब एडजस्टमेंट्स करनी है कर लो आप बेशक। 140 प्लस 290 प्लस 10 लेस 8 लेस 35 प्लस 45, डेट वुड बी 442। अब 442 क्या होगा हमारा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कहलाएगा, 442। अब इसमें ये वाली एडजस्टमेंट आप कर लें, 442 लेस 25 प्लस 9 लेस 51 प्लस 29 प्लस 3, ये कितना बन जाएगा हमारे पास, 407 बन जाएगा। ये है जी, इसको हम कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। इसमें से इंटरेस्ट जो पे किया वो लेस कर दो 50 का, तो ये बनेगा 357। तो ये है आपका नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। साबित करना है 357, देख लेते हैं। इसमें हम अगली एक्टिविटी हमारी कौन सी आई थी, अगली एक्टिविटी थी हमारी 240 जमा हुआ था इसमें, 357 जमा 240 बना 527। 595 में से 554 लेस कर दो, 564, 33 रुपया आ रहा है इसका बैलेंस। तो 33 रुपये सम बनता है और भाई 33 ही जवाब है। इसका मतलब मेरा कैश फ्लो का सवाल बैलेंस हो गया है, बराबर हो गया है। मेरी तमाम वर्किंग वगैरह जो है थी वो बिल्कुल ठीक थी, मैंने सही तरह से इस चीज़ों को कैलकुलेट किया। तो देखें, अब आप लोग को सवाल दिया जाए, आप लोगों ने तो प्रॉफिट की फिगर सोच के ही अपने 2, 3 या 5, 6 मिनट ज़ाया कर दें, भाई प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, एडजस्टमेंट सारी प्रॉफिट में होनी। तो भाई प्रॉफिट नहीं था, कोई मसला नहीं था, मैंने भी प्रॉफिट के बगैर तमाम एडजस्टमेंट्स कर दिए, प्रॉफिट मैंने एंड पे फाइंड आउट कर दिया। लेट्स सपोज मेरा प्रॉफिट गलत भी होता तो भाई प्रॉफिट के नंबर कटते, अगर मेरा प्रॉफिट गलत भी निकलता तो प्रॉफिट ही गलत कटते, सिर्फ मेरे इसके मार्क्स कटते, मुझे इसके मार्क्स सारे मिलने थे, मुझे इस चीज़ के सारे मार्क्स मिलने थे, इवन दो मुझे इस चीज़ को भी परफॉर्म करने के मार्क्स मिलने थे, बस प्रॉफिट के मेरे मार्क्स कटने थे, और माइट भी इस टोटल के और माइट भी इस टोटल के मेरे मार्क्स कट रहे होते, और लाइक अगर बैलेंस ना हुई होती तो उसका नंबर कट रहा होता। तो गालिबन अगर 17 नंबर का सवाल है तो इस प्रॉफिट और इसके तमाम एडजस्टमेंट्स के 3 नंबर होंगे, उससे ज़्यादा के नंबर हमारे पास नहीं होंगे। तो भाई 14 नंबर सिक्योर हो सकते हैं इन तरह के सवालों के, इस तरह के टेढ़े सवालों में। तो ये अच्छा सवाल था, इसके एक अलग मैंने तरीके से करवाने की कोशिश की है कि आपका दिमाग खुले और इस चीज़ से भी हम चीज़ों को प्रेजेंट कर सकते हैं। तो कोई सवाल वगैरह होगा पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।